वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। आज हम लोग वास्तविक दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF तथा LCM पर चर्चा होगी। फिर अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना सीखेंगे हम, और इसके बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो इससे पहले हम चर्चा करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर कुछ संख्याओं को एक अलग तरीके से समझ विकसित करने के लिए आइए देखते हैं। कुछ अंकों को मैंने पहले से लिख रखा। तो अगर आप इन सभी संख्याओं को देखें और विचार करें तो आप समझ पाएंगे कि ये सभी जो है ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, या फिर इन्हें हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, या फिर इन्हीं को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें से आप मुझे 2 के गुणज को चुन करके बताएं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 की गुणज है, तो आप चुनना शुरू करेंगे कि सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से आपको चुनते जाएंगे कि ये सभी संख्याएं जो है सर वो क्या है, 2 की गुणज है। तो गुणज कहते हैं किसको है, तो ऐसी संख्याओं को जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी एक संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 के गुणज की बात कर रहे थे, तो हमने चुनना शुरू किया 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो है क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी इधर संख्याएं शेष रह गई, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी संख्याएं जो है ये 2 से विभाजित नहीं है। कहने का मतलब कि ये 2 की गुणज नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखें, इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये सभी संख्याएं सम है। आप पहले सीख चुके हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 के जितने भी गुणज होंगे वो सभी सम होंगे, और जो 2 के गुणज नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, क्योंकि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 के गुणज के रूप में हम जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसे हम 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो वो 2 के गुणज होंगे या तो वो 2 के गुणज नहीं होंगे। तो वैसी संख्याएं जो 2 की गुणज होती है उन्हें हम 2n के रूप में दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं, 2n के रूप में। और जो 2 की गुणज नहीं है, अगर उन पर आप गौर करें तो आपको दिखेगा कि ये जो भी संख्याएं हैं वो 2 के गुणज से एक ज्यादा। जैसे 3 से पहले 2 आता है जो कि 2 का गुणज है, और ये 3 जो है इससे एक अधिक है। इसी तरह से अगर आप 5 को देखें तो 5 जो है वो 4 के बाद आता है जो कि 2 का गुणज है। 4 2 का गुणज है, लेकिन 5 2 का गुणज नहीं है, जो उससे सिर्फ एक अधिक है। यानी कि 2 के गुणज वाली संख्याओं में अगर हम सिर्फ 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो हमें ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो 2 की गुणज नहीं है। और हम इस चीज को पहले ही समझ चुके हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सभी या तो 2 के गुणज होते हैं या तो 2 के गुणज नहीं होते हैं, यानी उससे एक अधिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसे हम 2 रूप में दिखा सकते हैं, या तो वो संख्याएं 2n के रूप में होंगी या फिर वो 2n+1 के रूप में होंगी। इसके अलावा कोई तीसरा रूप धनात्मक पूर्णांक का 2 के गुणज के आधार पर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से 2 के गुणज के आधार पर जितने भी धनात्मक पूर्णांक है इनके 2 रूप हो गए। इसी प्रकार से अगर हम इसे 3 के गुणज के रूप में लिखना शुरू करें इन सभी संख्याओं को, तो हम किस प्रकार से इन संख्याओं को चुनेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 3 सबसे पहला गुणज है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है। इसका मतलब है कि हर 3 अंकों के बाद हम उसके गुणज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब 3 के गुणज को अगर हम देखें तो एक गुणज और दूसरे गुणज के बीच में यहाँ पर 2 अंक आते हैं हर जगह। आप जितने भी इसके क्रमांक गुणज देखोगे हर जगह आपको बीच में 2 अंक देखने को मिलेंगे, और इस तरह से ये पैटर्न अनंत संख्याओं तक चलता रहेगा, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 का गुणज है, और ये जो है 3 के गुणज से एक अधिक है। वहीं पर 5 ये अंक जो है वो 3 के गुणज से 2 अधिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम 3 के गुणज के आधार पर सभी संख्याओं को सजाना शुरू करें तो इसे हम
कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो वो संख्याएं 3n के रूप में होंगी, मतलब कि 3 की गुणज होगी, या फिर वो उससे एक अधिक हो सकती है, 3 के गुणज से एक अधिक हो सकती है, या फिर वो 3 के गुणज से 2 अधिक हो सकती है। इसके अलावा कोई चौथा रूप हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आइए हम कहीं और से इस चीज को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखोगे 36, तो 36 जो है ये 3 का गुणज है, क्योंकि 36 3 से पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद जो संख्या 37, ये 3 का गुणज नहीं है, और ये उसके गुणज से क्या है? एक अधिक है। इसके बाद अगर आप 38 को देखोगे तो ये इसके गुणज से 2 अधिक है, और फिर तीसरा अंक आप जैसे ही आओगे तो ये फिर से 3 का क्या हो जाता है? गुणज बन जाता है। यानी इस प्रकार से 3 के गुणज के आधार में हम सभी संख्याओं को सजा सकते हैं इन 3 रूपों में। ठीक है। इसी तरह से अगर आप 4 के आधार पर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? तो इसमें आप क्या लिख पाएंगे कि एक ऐसी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी, दूसरी ऐसी संख्या होगी जो उसके गुणज से एक अधिक होगी, तीसरी ऐसी संख्याएं हो सकती है जो उसके गुणज से 2 अधिक होंगी, और चौथी ऐसी संख्याएं हो सकती है जो उसके गुणज से 3 अधिक होगी। जैसे ही हम 4 अधिक करेंगे, जैसे ही हम संख्या को क्या करेंगे? 4 अधिक करेंगे, तो वो संख्या फिर से 4 की गुणज बन जाएगी। इसलिए 4n+4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एक विशेष पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि जब हम 2 के गुणज के आधार पर संख्याओं को सजा रहे थे तो इसके 2 रूप हमें देखने को मिले। जब हमने संख्याओं को 3 के गुणज के आधार पर सजाना शुरू किया तो इसके 3 रूप देखने को मिले। जब 4 के गुणज के आधार पर सजाना शुरू किया तो इसके 4 रूप देखने मिले। इसका मतलब ये है कि आप जितने संख्या के गुणज के या जिस संख्या के गुणज के आधार पर इन प्राकृतिक संख्याओं को या फिर पूर्ण धनात्मक संख्याओं को सजाना चाहेंगे, आपको उतने रूप इसके प्राप्त होंगे। अगर हम इन सभी अंकों को 7 के गुणज के आधार पर दिखाना चाहें तो हमें कैसी कैसी संख्याएं प्राप्त हो सकती है? तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसे संख्याएं मिलेंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 7, 14, 21, 28, 35, ये सभी जो संख्याएं हैं ये 7 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो कुछ हमें ऐसे भी अंक मिलेंगे जो इस 7 के गुणज से क्या होंगे? एक अधिक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 8, 15, 22, है ना, 29, ये सब क्या है? 7 के गुणज से एक अधिक है। तो कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो इसके गुणज से 2 अधिक होंगी, कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो इसके गुणज से 3 अधिक होंगी, कुछ 4 अधिक होंगी, कुछ 5 अधिक होंगी, कुछ 6 अधिक होंगी, और क्या 7 अधिक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखो जैसे पहला संख्या है 7, ये विभाजित है 7 से, 7 का गुणज है। इसके बाद अगर हम फिर से 7वें अंक पर जाएं आगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो फिर से जो 7वां अंक मुझे मिल रहा है वो क्या है? 14, जो कि 7 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। इसलिए अगर हम 7 के गुणज के आधार पर संख्याओं को सजाना शुरू करें तो हमें इतने सारे रूप देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसमें भी एक विशेष पैटर्न आप देख सकते हैं कि आप जिस संख्या के गुणज के आधार पर अंकों को सजाना चाहते हैं उसके उतने ही पैटर्न आपको मिलेंगे, और सबसे आखिरी प्रारूप, सबसे आखिरी पैटर्न जो होगा उसमें प्लस वाली जो संख्या होती है वो जिस संख्या के गुणज के रूप में आप सजा रहे हैं उससे एक कम होती है। जैसे हम यहाँ पे 2 के गुणज के आधार पर सजा रहे थे तो हमें कितने पैटर्न मिले? 2 पैटर्न मिले, जिसमें से सबसे आखिरी रूप जो था वो क्या था? +1 के रूप में आता है, यानी 2 से 1 कम। इसी तरह से अगर हम 3 के गुणज के रूप में सजाएं संख्याओं को तो हमें 3 पैटर्न मिलेंगे, 3n, 3n+1 और 3n+2। तो सबसे आखिरी जो रूप है उसमें जो प्लस वाली संख्या है वो 3 से 1 क्या है? कम है। इसी तरह से 4 के गुणज के रूप में जब हमने सजाया तो 4 रूप मिले, 4 पैटर्न, 1, 2, 3, 4, और सबसे आखिरी पैटर्न जो है उसमें जो प्लस वाली संख्या है वो 4 से 1 कम है। इसी तरह से 7 में भी आप देख सकते हो सबसे आखिरी पैटर्न जो है वो 7 से 1 कम है। इस तरह से अगर हम किसी भी संख्या के गुणज के रूप में इन सारे संख्याओं को सजा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर हम इन सभी संख्याओं को 9 के गुणज के रूप में सजाना चाहें तो हमें कितने पैटर्न मिल सकते हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि हमें 9 पैटर्न प्राप्त होंगे, और सबसे आखिरी पैटर्न जो होगा वो क्या होगा? 9n+,
9n प्लस 8 का होगा, क्योंकि आखिरी में जो ये प्लस वाली संख्या होती है वो जिसके गुणज के रूप में हम सजाते हैं उससे एक कम होता है। तो 9 से 1 कम कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ये जो हम सजा रहे हैं गुणज के रूप में, इसे आप एक अलग तरीके से समझ सकते हो। तो यहां पर ये जो हम सजा रहे हैं संख्याओं को, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है, जैसे आप 2n प्लस 1 किए, 2n किए, तो ये 2 के गुणज के रूप में सज गया। अगर आप इसी को 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 करते हैं तो ये 3 के गुणज के रूप में संख्याएं सज जाती है। तो ये जो आप संख्याओं को सजा रहे हैं, इसी को यहाँ पर एक विशेष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है उसे? तो वो नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहा गया कि यदि a और b कोई पूर्णांक है, यदि a और b कोई क्या है? पूर्णांक है, जो कि धनात्मक पूर्णांक हो, तो उनके लिए q और r दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक भी मौजूद होते हैं जिसके लिए कि a बराबर क्या हो? bq प्लस r हो। क्या हो? a बराबर bq प्लस r हो, जहां पर शर्त क्या लगाया गया कि r का मान जो है वो हमेशा b से छोटा होता है। b से r का मान हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और इसका मान 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है। इसी चीज को यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया। आप अगर देखो, ये प्लस की जो संख्या होती है इसे किससे प्रदर्शित किया गया है? r से। ठीक है, तो आप जितने भी पैटर्न आप देखेंगे, जो भी आपने अभी समझा, इसमें प्लस की जो भी संख्या है वो जिसके गुणज के रूप में आप उसे दिखा रहे थे उससे हमेशा कम ही है। जैसे ये 2n है, इसमें प्लस की कोई संख्या नहीं है, मतलब 2n प्लस 0 के रूप में है, तो यहाँ पर r का मान कितना है? 0 है। तो r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो यही कहा गया किसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, कि अगर a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उनके लिए q और r दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक जरूर मौजूद रहते हैं जिससे कि a बराबर bq प्लस r हो, जहां पर r का मान जो है वो b से छोटा होगा और r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब कई वर्षों से करते आ रहे हैं, मगर उसे इस रूप में हमने नहीं सीखा था। कैसे? आइए समझते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। आप लोग कई वर्षों से एचसीएफ निकालते आ रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों ने दो विधियां भी सीखी होंगी, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो अभी हम कुछ संख्याओं को लेंगे और उनका एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। पहले कुछ छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें 20 और 12 और ये देखें हम कि इसका एचसीएफ क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं भाग विधि में? बड़ी संख्या को भाग देते हैं। किससे? छोटी संख्या से। तो भाग देना हम प्रारंभ करेंगे, तो इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, शेष बचेगा हमारा 8। तो जैसे ही शेष 8 बच गया तो अब फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये फिर एक बार हम इसे पढ़ेंगे और फिर से हमारा शेष 4 बचेगा और फिर यहाँ 8 आ जाएगा और ये इस प्रकार से इसका पूरा काम हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे आखिरी स्टेप में जो है ये हमारा जो भाजक है वो कितना है। जो आखिरी स्टेप में हमारा भाजक होता है उसी को हम इन दिए गए संख्याओं का क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ये आप लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आप लिख रहे हो, ठीक, जैसे कि 20 और 12 का एचसीएफ हमारा अभी कितना निकल गया? 4 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब इसी चीज को जो है आप लोग बचपन में एक चीज सीखे होंगे कि भाज्य बराबर कुछ निश्चित चीजें होती है। जैसे भाज्य बराबर आप क्या सीखे हुए हैं? भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ये आप लोगों ने सीख रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो हमने भाग दिया इसे हम इस पर सजा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 20 बराबर क्या होगा? 12 गुना 1 जोड़ 8। अगर इसके आधार पर हम लिखें, इस चीज को भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो हम क्या लिखेंगे कि 12 बराबर 8 गुना 1 जोड़ 4।
और अगर हम इसके आधार पर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी देख रहे हैं तो ये भी आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या है बात की, यहाँ पर a जो है वो बड़ा है किससे, b से। इधर a है ये सभी और ये सभी हमारे क्या है b। तो हर स्टेप में आप देख सकते हैं क्लियरली कि a जो है वो हमेशा क्या है b से बड़ा है। ठीक है, इसको आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी अंक आता है इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। यहाँ पर जो आता है इसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। यहाँ जो अंक आता है इसे हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। और ये जो हमारा अंक है इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। अब इसी चीज को यहाँ पर जो है कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया। तो क्या दर्शाया गया कि जो भाज्य है उसे a माना गया। ठीक है, जो भाज्य है उसे क्या माना गया, a। जो भाजक है उसे हम लोग यहाँ पर b से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, b से। ठीक है, जो भागफल है इसे हम q से दर्शाते हैं और जो शेष है उसे r से दर्शाया जाता है। और इसलिए इसी ये जो सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कई छोटे मोटे क्लासेस से, वहां से ये सूत्र परिवर्तित होकर क्या बन गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आप भाग को गौर से देखें, इसको भी मिटा दो, एक और अलग उदाहरण देख करके समझने के लिए। सिंपल इसी भाग को अगर हम गौर से देखें कि हुआ क्या यहाँ पर, तो हमने क्या किया 20 को 12 से भाग दिया, एक बार हो गया। और ये अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा शेष है वो हमारे भाजक से छोटा है। भाजक से क्या है, छोटा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8 की जगह 12 रहता तो हम क्या कर सकते थे अभी, और इसको भाग दे सकते थे। ठीक है, तो हमने भाग देना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो शेष है हमारा वो हमारे भाजक से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी को हमने किससे दिखाया है, b से, और यही हमारा क्या है, r। तो इसलिए यहाँ पर ये शर्त लगाया गया कि b का मान हमेशा r से क्या होगा, छोटा। क्योंकि अगर वो b के बराबर भी हुआ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, फिर से हम उसको भाग दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शर्त लगाया गया कि ये b से हमेशा छोटा होगा। और शेष जो है वो क्या हो सकता है, जैसे अभी इस परिस्थिति में भाजक हमारा 12 है, तो शेष में हमारे पास 12 से कम 0 तक की संख्या आ सकती है। क्या कभी यहाँ पर शेष में हमारा -1 आ सकता है, संभव नहीं। कभी -2 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये सारी संख्या यानी संभव अभी इन परिस्थितियों में नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि r जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा। लेकिन r 0 से कितना बड़ा हो सकता है, तो वो उतना ही बड़ा हो सकता है कि वो b से छोटा है। b से क्या है, छोटा। b से छोटा करने का मतलब कि हमारा जो भाजक होगा उससे वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इन सारी चीजों को आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो a जो है वो क्या है, कोई बड़ी संख्या। a क्या है, कोई बड़ी संख्या यानी भाज्य। ठीक है, और b q r ये तीन अलग अलग या मिलती जुलती संख्या भी कभी कभी हो सकती है। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, शून्य के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ। कहने का मतलब जैसे ये हमने सजाया अभी, तो ये हमने किस आधार पर सजाया था, इसी a बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर। तो जब इस आधार पर हम सजाते हैं तो सबसे आखिरी स्टेप जहां पर हमारा शेष 0 होता है, जहां पे शेष क्या होता है, 0, उस स्टेप में जो b का मान होता है, किसका मान, b का मान, वही हमारा दिए गए संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। वही हमारा दिए गए संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं कभी कभी, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें शुरुआत में पहले क्या करना होगा, उसे भाग विधि से सरल करना होगा। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप जहां पर सवाल को सरल करेंगे वहां पे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ आपके बुक के सवाल भी लेंगे और कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोग लेकर के इसे समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न है हमारे लिए, देखिएगा आप लोग ध्यान से, 225 और 135
ये दो संख्याएं हमें दी गई है और इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले इसे हम क्या करते हैं, भाग विधि से जैसे हम सरल करते हैं इसे बना लेते हैं आराम से। तो इसको हम एक बार खिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा शेष जो है वो कितना आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो शेष है वो हमारे भाजक से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब भाग नहीं लगेगा, तो अब हमारा 135 जो है वो नया भाज्य बन जाएगा। फिर इसको भाग देंगे, जैसे भाग देते हैं तो यहाँ पर अब हमारा शेष 45 होगा। तो आगे अब क्या करेंगे, इसे 2 बार खिलाएंगे और शेष पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, यानी शेष आ गया 0। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि हमारा एचसीएफ कितना होगा, 45। लेकिन अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी a बराबर bq प्लस r के आधार पर सजाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 और 3 स्टेप में हमारा ये एचसीएफ आ चुका है। तो इसे 3 स्टेप में सजाएंगे। तो सजाना उसी तरह से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भाज्य 225 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 225 बराबर, अब यहाँ पे भाजक और भागफल जोड़ शेष, तो 135 गुना 1 प्लस शेष कितना है, 90। तो ये एक स्टेप का काम हो गया। अब दूसरे स्टेप को भी इसी प्रकार से सजाएंगे। तो दूसरे स्टेप में हमारा भाज्य 135 है और यहाँ पर ये 90 गुना 1 जोड़ 45, और फिर तीसरे स्टेप में हमारा ये 90 है 45 गुना 2 प्लस 0। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला स्टेप है, इस स्टेप में हमारा r जो है वो कितना है, शेष यानी 0 हो चुका है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जिस स्टेप में हमारा शेष क्या होगा, 0 होगा, उसी स्टेप का b कहां पर रहता है आप पहचान लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये जो b है, यही b हमारा जो है दिए गए संख्याओं का क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 225 और 135 जो है वो कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो संख्याएं दी जाएंगी आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में से कौन बड़ी संख्या है, और उस बड़ी संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या से विभाजित कर देंगे। तो समझ पा रहे हैं आप लोग। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक और प्रश्न है हमारे बीच कि एक संख्या हमें दी गई है 196, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है, देखता हूं कितना दिया गया है, दूसरी संख्या दी गई है इतनी। तो अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो 38,220 है ये बड़ी संख्या है, और 196 जो है वो क्या है, छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे, इसमें इस संख्या से 196 से हम क्या करेंगे, इसे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 है और यहाँ पे कितना है, 38, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 बार पढ़ते हैं तो 19 दूनी 38 ऐसा ही आता है, अभी 6 बाकी है, यानी 2 बार हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ एक बार। तो एक बार अगर खिलाएंगे इसको तो 196 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 12 में 6 गया तो 6, यहाँ पे बचा 7, 17 में 9 गया 8, और यहाँ पर फिर कितना बच जाएगा, 1, इधर से उतरेगा कितना हमारा, 2। तो अभी जो हमारे पास शेष है वो हमारे भाजक से बड़ा है, यानी अभी और भाग लगेगा। अब यहाँ पर 2 अंक अगर लेते हैं तो ये 19 है और ये 18, तो संभव नहीं है, तो एक और अंक आगे लेके चलेंगे तो 186 आता है। और अगर हम 19 के टेबल को 9 बार पढ़े तो कितना आएगा, आप सभी को मालूम है, 171, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे अब 9 बार कर सकते हैं, लेकिन ये चीज करने से पहले आप एक बार रफ में जरूर कर लें कि संख्याएं उससे छोटी होंगी या नहीं, ठीक है। तो 9 छक्के 54 का 4, हाथ में रह गया कितना, 5 रह गया, फिर 9 9 81 5 86 का 6, हाथ में रह गया 8 9 1 9 8 17, ठीक है। अब घटाएंगे इसको तो ये यहाँ पे कितना चला गया, 12 8, ठीक, और फिर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको घटा करके 5 में 6 जाएगा, कितना होगा, मतलब 9 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 7 शेष रह जाएगा, 7 में 7 चला जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ से अब हमारा उतरेगा 0। अभी भी हमारा जो शेष है वो हमारे भाजक से क्या है, बड़ा है, तो अभी भी हम इसे भाग दे सकते हैं। अब इसे आप देखोगे तो 9 5 19 5 95 होता है, और 6 5 30, यानी 950 में 30 जोड़ेंगे 980 आ जाएगा, यानी 5 बार में ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक ही स्टेप में जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ चुका है।
तो इसको अगर हम लिखना चाहें a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 38,220 बराबर। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इस दोनों को गुना करना है, शेष कुछ भी नहीं है, यानी 196 इंटू 195, ठीक है, और प्लस 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ही स्टेप में हमारा r जो है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस स्टेप का जो b होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से आपको अब आगे कहीं भी कोई संख्या अगर आपको नजर आए तो आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की, कि किस प्रकार से हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड आप लोग सभी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम कहें कि 12 का गुणनखंड करें, तो आप क्या करेंगे, तो 2 को इससे खिलाएंगे, फिर इसको 2 से, और इस प्रकार से आप कहेंगे कि 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 हो गए। तो ये जो गुणनखंड में इसके जो संख्याएं आई है, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो ये संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, और नहीं तो आप पहला पार्ट इस वीडियो का देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, तो ऐसे भी एक बार और मैं बता दूं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, तो ये सभी संख्याएं एक से विभाजित होंगी और फिर स्वयं से विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी से नहीं। तो किसी भी संख्या को ऐसे संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ना जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इस विधि से भी आप संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, 8 और 12। अगर हमें इसका LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, और HCF निकालना हो तो क्या करेंगे। तो पहले हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड अगर करें तो हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से परिणाम, यानी 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2। और अगर 12 का गुणनखंड करें, अभी हमने किया ही था, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किस तरह से LCM निकालते हैं और किस प्रकार से HCF निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ HCF के लिए। किसके लिए, HCF के लिए, कि अगर हमें 8 और 12 का HCF निकालना हो तो क्या करते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनके गुणनखंड में जितनी संख्याएं हमें उभयनिष्ठ नजर आ रही, आप देखोगे यहाँ पे 1 2 1 2 दोनों के पास है, एक और 2 और एक और 2 दोनों के पास है, यानी दोनों संख्या के गुणनखंड में 2 2 आ रहे हैं उभयनिष्ठ रूप से। तो जितनी भी संख्याएं उभयनिष्ठ रूप से आएंगी उन्हें हम यहाँ से ले लेते हैं, और चूंकि इनके बीच गुना का चिन्ह है तो उनको गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 2, 2 2 इसके और 2 2 इसके ऐसे थे जो उभयनिष्ठ थे, कॉमन थे, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब गुना करने पे जो परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम क्या आएगा, 4। तो इस प्रकार से ये 8 और 12 का क्या हो गया, HCF हो गया। अब अगर हमें इनका LCM निकालना हो, क्या निकालना हो, LCM, तो क्या करेंगे हम, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी उभयनिष्ठ संख्या है उनको केवल एक बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं, एक बार। जैसे ये दोनों उभयनिष्ठ हैं तो इन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ये दोनों भी उभयनिष्ठ है तो इन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। और जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं है, से जितनी भी संख्याएं बच गई, उन्हें हम सीधे सीधे गुना कर लेते हैं इनके साथ, और फिर जो परिणाम आएगा, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो इस प्रकार से ये जो है इसका LCM निकल गया। क्या निकल गया, LCM। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं और LCM निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या बड़ी हो या छोटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर आप इन दो संख्याओं को क्या करो, गुना करके देखो। जैसे अगर एक बस ऐसे ही ट्राई करते हैं हम लोग कि अगर हम 12 गुना 8 करें तो कितना आता है,
और अगर इन दो को गुना करें, मतलब इसके एचसीएफ और एलसीएम, दी गई संख्या के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें और उनके परिणामों पर विचार करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम आते हैं। तो 12 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, पहाड़ आता ही है 96। और अगर आप इसको गुना करके देखो तो क्या परिणाम प्राप्त होगा, 96। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने क्या किया, जो दो संख्याएं हमें दी गई थी उसका हमने गुणनफल निकाला और इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला कि दोनों ही जगह से परिणाम जो आ रहे हैं वो क्या है, समान आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी दो संख्या का गुणनफल और उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा आपस में क्या होता है, समान होता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम। अब इस प्रक्रिया को आप कुछ और संख्याओं पर अपना करके देखें कि कैसे निकलता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक दो और उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92 यानी 92। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो अगर 510 का हम गुणनखंड करें तो हमें क्या होगा, ये हम देख सकते हैं कि ये 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 205 हो जाएगा ये, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255। अब ये 5 से कटेगा तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 51। और फिर ये 5 1 6 3 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। और अगर हम 92 को कटाएं तो ये हमारा गुणनखंड कैसा आएगा, 4 6 और फिर 2 23। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये 23 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होगी। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालने के लिए जाए तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है इनका, तो एचसीएफ में हमने क्या सीखा कि जो उनमें उभयनिष्ठ संख्याएं हैं सिर्फ उनको लेकर के गुना कर लेते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ संख्या क्या क्या है, 1 2 उभयनिष्ठ आ रहा है और इसके अलावा कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर एलसीएम निकालें तो 1 2 उभयनिष्ठ है तो सिर्फ इसको एक बार लेंगे और बाकी जितनी भी संख्या है उसे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 गुना, अब यहाँ पे 3 है, 5 है, 17 है, 23 है और 2 है, इन सबको गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, इन सारे संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप और भी संख्याएं जो आप ले सकते हैं अपने मन से भी और उनका परिणाम आप निकाल करके देख सकते हो। एक और रिजल्ट जो हमने यहाँ पे सीखा वो ध्यान रखना है कि कोई भी दो संख्या का गुणनफल, कहने का मतलब कि अगर आप 510 को 92 से गुना करो और इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करो तो परिणाम आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, एक जैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप समझ पा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हमें मिल जाए कि 150 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएं तो क्या करेंगे, हम 150 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटाएंगे तो 25 3 75 और फिर इसको कटाएंगे 5 से। तो इस तरह से 150 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब आप जानते हैं कि गुना में अगर कभी समान संख्याएं आती है, यानी आधार समान है तो उनका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। घातांक में आप लोगों ने ये सब सीखा होगा। तो इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और जब एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा तो हम इस प्रक्रिया से इसका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी सीखा एचसीएफ निकालना और क्या, एलसीएम ज्ञात करना। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे,
अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना कि किस प्रकार से हम ये दिखा सकते हैं कि कोई भी दी गई संख्या अपरिमेय है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। आप सभी जानते हैं कि वैसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं √2, √3, √5, √7 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण क्या क्या हो गए, जैसे मैंने कहा √2, √3, √5, √7 इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप इन सारी चीजों को अब हमें क्या करना है, प्रूफ करने का प्रयास करना है कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का सत्यापन करना अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे कि √11, √13 ये सभी संख्याएं जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन्हीं संख्याओं पर हमें विचार करना है। फिर √2 + 3 या 3 + √5 ये सभी जो आप संख्याएं देख रहे हो ये सब अपरिमेय संख्याएं, ये आप पहले से भी समझे हुए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये सत्यापित करना है, ये दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या ही है। तो हम किसी भी संख्या को अपरिमेय कब कहते हैं, जब वो संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। तो वो क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 4/2, 4/2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 4 है ये 2 से यहाँ पर विभाजित हो रहा है, 2 से यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या का जो वर्ग होगा वो भी 2 से विभाजित होगा। इस संख्या का वर्ग कहने का मतलब क्या कि 4 का हम वर्ग करें और फिर यदि उसको भी हम 2 से ही भाग दें तो क्या इससे जो प्राप्त संख्या होगी यानी कि 16, क्या वो भी 2 से विभाजित होगा। तो आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि हाँ वो संख्या भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या कि अगर ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो इसको अगर हम वर्ग के रूप में लिखें तो वो संख्या भी इस 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, यानी ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर a/b है जहां पर a को b भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि a² भी b से क्या होगा, विभाजित होगा। जितना सत्य ये है उतना ही सत्य ये भी है कि अगर a² b से विभाजित हो रहा है तो a भी b से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि 16 2 से विभाजित है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 भी 2 से विभाजित है, तो बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो ये समझ आपको यहाँ पर बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आगे आपको उपयोग में आने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम ये कह सकते हैं कि 9 जो है वो 3 से विभाजित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 भी 3 से विभाजित होगा, जो कि मतलब 9 का क्या है, वर्गमूल है, यानी इसको वर्ग करने पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्ग भी उस संख्या से विभाजित होगा, घन भी उस संख्या से विभाजित होगा। मतलब उस पर आप कोई भी पावर डाल दो वो संख्या भी उस दी गई संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो ये समझ बनाना आपको बहुत ही जरूरी है। तो हम जब भी परिमेय संख्या को लिखते हैं, जैसे हम लिख लें 16/4, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको हम घटाएं तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, 4/1। अगर कोई और संख्या लिख लें 18/9, तो इसको अगर हम घटाएं तो 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18 यानी 2/1। कोई और संख्या अगर हम लिख लें 18/12 तो ये भी कट जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो कोई भी परिमेय संख्या हम लिखें अगर उसमें कुछ उभयनिष्ठ है तो वो कट जाता है और आखिरकार वो एक ऐसे रूप में आता है जहां पर कि उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। अगर हम आपको ये कहें कि 4/1, 2/1 और 3/2 में क्या उभयनिष्ठ है, तो इस 4 और 1 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक को छोड़ करके। 2/1 में भी एक को छोड़ के कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 3/2 में भी एक को छोड़ के कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में, इसको क्या कहते हैं, सरलतम रूप में संख्या, परिमेय संख्या को लिखना, अगर आप उसके सरलतम रूप में उसको लिखते हो
तो एक के अलावा उसमें कभी भी कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता। ये परिमेय संख्या का गुण है, ठीक है, कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसमें सरलतम रूप में जब भी उसे दिखाएंगे हम, तो एक के अलावा उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं दिखेगा। इसी परिमेय संख्या के इसी गुण का हम लोग उपयोग करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, जहां पर हमें यह कहा जाए कि आप ये दिखाओ कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अभी मान लीजिए हमें ये दर्शाना है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या हम यूं कहें कि अपरिमेय संख्या है। ये आप सिद्ध करें, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो √2 है वो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √2 को हम किसी ऐसे परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होगा, जहां पर p और q में, जहां पर p तथा q में एक के अलावा, किसके अलावा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो अगर हम अब इसके दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये कुछ इस रूप में प्राप्त होगा कि 2 बराबर क्या है, p²/q²। तो अभी ये q² इधर क्या है, भाग में, अगर इसको हम इधर लेके आए तो ये किस रूप में आ जाएगा, गुना के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब कि 2q² बराबर p² होगा, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2q बराबर क्या है, p²/q। तो ये ठीक उसी रूप में आ गया जिस रूप को हम अभी थोड़ा देर पहले समझ रहे थे कि ये एक ऐसी संख्या है p²/q, जहां पर कि q जो है वो क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि ये p को भी विभाजित करेगा। अगर q जो है p² को विभाजित कर रहा है तो q क्या होगा, p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या माना था कि p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो q² आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि q² क्या है, p²/2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो गुना विभाजित कर रहा है किसको, p²। इसका मतलब है कि 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। अभी हमने क्या मान के रखा था कि इसमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि एक के अलावा ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमें क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, ये 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अगर हम ये दिखा दें कि ये 2 जो है वो q को भी विभाजित करता है, तो उस परिस्थिति में p और q दोनों में 2 एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो उभयनिष्ठ हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे माने गए तथ्य के ठीक विपरीत होगा। ठीक क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ भाषाएं लिखनी होंगी जो कुछ इस प्रकार से होंगी, वो आप ध्यान देंगे इधर। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि चूंकि 2p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि चूंकि 2p² को विभाजित करता है, p² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करता है, 2p को भी क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब हम लोग ये मान लेते हैं, चूंकि अब ये हम लोग समझ चुके हैं कि
2 जो है वो p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p जो है वो क्या होगा, 2 का गुना जो है, p 2 का क्या होगा, गुना। इससे पहले भी हम लोग समझ चुके थे, जैसे अगर हम ये कहें कि 6 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि 6 जो है वो 2 का क्या है, गुणज है। और 2 के जितने भी गुणज है हम लोग देख चुके हैं, उसे हम 2n के रूप में दिखा सकते हैं अगर पूरी तरह से विभाजित है, और जो पूरी तरह से विभाजित नहीं है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि p जो है वो 2n के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो अब मान लेते हैं कि p जो है वो 2k के बराबर है, इसके बराबर है 2k के बराबर। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ क्या करें, वर्ग, चूंकि हम p का मान नहीं जान रहे लेकिन p² का मान हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हमें परिणाम कुछ ऐसे प्राप्त होंगे। तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा 4k²। अब हम p² का मान कितना जान रहे हैं, 2q² बराबर 4k², यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2q² जो है वो p² के बराबर है। अब अगर इस 2 को हम इधर लेके आते हैं तो हमें परिणाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, 4k²/2, यानी ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि k² बराबर q²/2 है। आप इसको समझ लें, ये 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि k² बराबर q²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई, हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि 2q² को विभाजित करता है, 2q² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2q को भी विभाजित करेगा, q को भी क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से हम अब क्या देख पा रहे हैं कि p और q दोनों में, p और q दोनों में कम से कम 2 एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, जबकि हमने मान क्या रखा है कि p तथा q में केवल एक उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो अभी हमने जो माना है और ये जो परिस्थितियां निकल कर आ रही है, ये उसके ठीक क्या है, विपरीत है। तो ये परिस्थितियां कब आई, जब हमने ये मान लिया कि p/q के रूप में हम √2 को दिखा सकते हैं, यानी कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी ये परिस्थितियां हमारे मानने की वजह से उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, तो चूंकि यह विरोधाभास है, ये क्या है, विरोधाभास, कहने का मतलब जो हमने माना उसका ठीक विपरीत है, यह विरोधाभास है जो हमारे त्रुटिपूर्ण मानने की वजह से हुआ, जो हमारे त्रुटिपूर्ण मानने के कारण हुआ है। तो हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और ये हमारा मानना क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, तो स्वाभाविक है, जो संख्या परिमेय नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि √2 एक परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में हम क्या कह देंगे यहाँ पे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप फिर से एक बार समझ लें कि हमने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां पर कि इसे हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं, और ऐसे p/q के रूप में जहां एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद हमने किया क्या, हमने p और q दोनों में एक के अलावा किसी ऐसी संख्या को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में दिखा दिया। जैसे कि यहाँ हमने क्या दिखाया, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो हमें प्राप्त हो गया कि q² बराबर p²/2 है। ये सॉल्यूशन वाला प्रोसेस है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे 2 होगा, इसका वर्ग करेंगे p²/q², ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि 2p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि 2p को भी विभाजित करेगा। तो p में एक के अलावा एक और गुणनखंड आ गया 2, तो अब हमें यही करना था। अब चूंकि 2p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि p 2 का गुणज है, इसलिए हमने क्या किया, मान लिया कि p बराबर क्या है, 2k।
यानी ये 2 के गुणज के रूप में। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे हमें परिणाम क्या प्राप्त हो गया कि पी स्क्वायर बराबर क्या है 2k का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम सरल करते चले गए और हमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि q कोई पूर्णांक होगा। कैसा होगा? q कोई भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो चूंकि सभी संख्या धनात्मक है तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा k। ठीक है, तो इस प्रकार से k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला कि 2 जो है वो q को भी क्या करता है? विभाजित करता है। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि p और q दोनों जो है 2 से विभाजित हो रहा है, जो हमारे माने गए तथ्य का बिल्कुल क्या करता है? विरोध करता है। हमने मान के क्या रखा था कि p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि अब हम देख पा रहे हैं कि p और q दोनों में एक के अलावा 2 भी एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ हो रही है। तो ये हमारे त्रुटिपूर्ण मानने के कारण हुआ, इसलिए हम ये कह देते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं कि वो कैसे अपरिमेय है। इस प्रकार के कुछ और भी प्रश्न हैं जो अलग टाइप के हैं। उन अलग टाइप के प्रश्नों को हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे।